हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और हम लोग स्टेट पीएससीज प्रोग्राम के तहत हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं मंजू कुमार एंशियंट हिस्ट्री की तीसरी क्लास लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। 8 बजे है शाम के और बच्चे जुड़ना शुरू हो गए हैं। अनुश्री बेटा गुड इवनिंग बेटा। बिपिन गुड इवनिंग बेटा। राधे श्याम जी गुड इवनिंग। राजनंदिनी गुड इवनिंग बेटा। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अजय गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कपिल गुड इवनिंग बेटा। नारायणी गुड इवनिंग। अविनाश गुड इवनिंग। और बेटा जल्दी से जल्दी शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी क्लासेज को देख पाए। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों और जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग, सारे लोग जल्दी जल्दी पहुंच जाइए ताकि ताकि हम लोग अपनी क्लास शुरू कर पाए। आज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे जनरली क्लासेज में डिस्कस नहीं किया जाता है और ये है चालकोलिथिक कल्चर, कॉपर स्टोन एज। अजय यादव थैंक यू बेटा, थैंक यू। और रेनू गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। और विदुषी गुड इवनिंग बेटा। अविनाश गुड इवनिंग। विदुषी गुड इवनिंग। रेनू गुड इवनिंग बेटा। अजीत यादव एमपीपीसीएस ओके। हड़प्पा सभ्यता से एंशियंट हिस्ट्री पूछी जाती है। बिल्कुल पढ़े बेटा, बिल्कुल पढ़े इसको। एंशियंट हिस्ट्री में ही ये पार्ट है हमारा ताम्र पाषाण काल और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इतिहास के सीक्वेंस को जानने के लिए ताम्र पाषाण काल, चालकोलिथिक कल्चर को जानना बेहद जरूरी है बच्चों। हम बेहद सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं इतिहास को लेकर, क्योंकि सबसे पहले हमने शुरू से एकदम इंट्रोडक्शन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात की थी। इंट्रोडक्शन को समझने के लिए बाद हम लोगों ने समझा सिलेबस और फिर हम आए आप स्टोन एज पर, जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, किस तरीके से सभ्य बनते जा रहे हैं लोग और किस तरीके से मनुष्य अपने विकास क्रम से होकर गुजर रहा है। रॉकेट साइंस, हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटा, एंड हाउ अबाउट यू? और बेटा संदीप मौर्य गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। और भाई रॉकेट साइंस जी, आपने रॉकेट साइंस नाम क्यों रखा? मैं बड़ा हतप्रभ हूं ये नाम देखकर, खैर अच्छा लग रहा है लेकिन। अजीत यादव वेलकम बेटा। अंकुर तिवारी भी आ गए, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। नारायणी ओके। बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे, बिल्कुल आते हैं बेटा, बिल्कुल आते हैं। चालकोलिथिक कल्चर से बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना बेटा आप लोगों को। काजल गुड इवनिंग बेटा। राजनंदिनी गुड इवनिंग बेटा। हाँ बेटा, क्लास तो देखो राजनंदिनी बहुत सारी क्लासेज होंगी हम लोगों की, पूरा सिलेबस होगा बिल्कुल एकदम। और एकदम सबसे बड़ी बात होगी हमारी क्लास की राजनंदिनी की हम लोग बेहद सिस्टमेटिक वे में चलेंगे बेटा, एक एक टॉपिक को उठाकर चलेंगे। और जैसा कि अभी बताया था कि जो भाई क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस तो बेटा आएंगे पक्का। देखो स्टोन एज से क्वेश्चंस आएंगे। हाँ ये हो सकता है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन ज्यादा हो, चालकोलिथिक क्वेश्चन जो है चालकोलिथिक कल्चर से क्वेश्चंस कम हो। तो बच्चों जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन क्लासेस का नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करने के लिए बेहद जरूरी है। राधे राधे बेटा कुमार सुनील, राधे राधे बेटा सुनील, राधे राधे। और बिल्कुल बेटा पीडीएफ के बारे में भी मैं आपको चर्चा करूंगा। रॉकेट जी मैं पीडीएफ के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। अविनाश गुड इवनिंग बेटा। तो हम लोगों को शालिनी सिंह गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। राजेश गुड इवनिंग, राजेश भी आ गए हैं। हाँ तो बेटा शालिनी सिंह बता रही है कि बीपीएससी स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और हमेशा से ये याद रखना आप लोग, हमेशा से याद रखना है आप लोग कि स्टोन एज के बाद आता है कॉपर स्टोन एज और उसके बाद आता है बच्चों ब्रोंज एज। और ब्रोंज एज क्या है? अरे ब्रोंज एज ही तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है बच्चों, ब्रोंज एज ही तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो ये थैंक यू शालिनी बेटा, थैंक यू सो मच।
इसी बात पर बेटा आपने जो कहा है आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाए और इन क्लासेज का लाभ उठा सके और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से जुड़ पाए। प्रियंका की एंट्री होती है। गुड इवनिंग प्रियंका, गुड इवनिंग। और सुधांशु शेखर, प्रणाम प्रणाम बेटा, हमेशा खुश रहो, बहुत आगे बढ़ो। और हाँ तो बेटा मैं बात कर रहा था, राजनंदिनी ने जैसे पूछा कि सर क्वेश्चंस जो है तो क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा आती है। तो बच्चों टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार फिर पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गाइज कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नोटिफिकेशन आपको क्लासेज का आएगा बच्चों, नोटिफिकेशन क्लासेज का आना बेहद ज़रूरी है आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप लोग क्लास में जुड़ पाए, आप ही के लिए है ये। तो हम लोग बात कर रहे थे कॉपर स्टोन एज की बच्चों, जो एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत कम समझ में आता है। अब ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, हम लोग अब शुरू करते हैं और सारे लोग जुड़ गए हैं। कॉपर स्टोन एज चालकोलिथिक कल्चर के नाम से भी इस टॉपिक को जाना जाता है। तो दोनों नाम है इसका। यदि किताबों में कहीं चालकोलिथिक कल्चर आपको देखने को मिले तो आप समझ जाना एक कॉपर स्टोन एज ही है। और ताम्र पाषाण काल यानी कि हिंदी में हम इसे ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। स्क्रीन पर इस समय बहुत सारे उपकरण टूल्स भी चल रहे हैं बच्चों, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। एक पिक मैंने आज ऐड की है, तो ये भी आप देख लीजिए कि ताम्र पाषाण काल के जो औजार थे वो किस प्रकार के होते थे। और प्यारे बच्चों मैंने बार बार आपसे कहा है कि देखिए यदि हम लोग स्टोन एज बिना पढ़ते और शुरू में ही पहले ही दिन इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लेते तो प्यारे बच्चों हम इतिहास के कालक्रम को नहीं जान पाते, हम उसके सीक्वेंस को नहीं जान पाते। राहुल बेटा, राहुल भारती, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छे हो बेटा, थैंक यू सो मच। हरीश थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अजय थैंक यू सो मच बेटा। हैंडसम तो नहीं हूँ बेटा, हैंडसम तो नहीं हूँ, लेकिन बस वही है कि तुम्हें लग रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो है अनअकैडमी के टी शर्ट में तो कहीं ज़्यादा हैंडसम नहीं लग रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं। तो बेटा अब शुरू कर देते हैं। और राहुल कह भी रहे हैं कि हमने शेयर कर दिया है कि शुरू कर दीजिए। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग ताम्र पाषाण काल की बच्चों। सभी लोग आ गए हैं और हमारी क्लास शुरू होने जा रही है। तो बच्चों अब ध्यान से मेरी 2-3 बातें आप लोग सुनिए, ठीक है। थैंक यू हरीश बेटा। और 2-3 बातें मेरी ध्यान से सुनिए बच्चों आप लोग। तो मैं बता रहा हूं कि पहले ही दिन हम लोग चाहते तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को शुरू कर सकते थे प्यारे बच्चों, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को शुरू ना करने का सिर्फ एक मात्र कारण यह है कि यदि हम शुरू में इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू कर देते तो बच्चों आप इतिहास के सीक्वेंस को नहीं समझ पाते, और यदि आप सीक्वेंस को नहीं समझ पाते तो आप सभ्यताओं के विकास को नहीं जान पाते, संस्कृतियों के विकास को नहीं जान पाते। तो बच्चों क्वेश्चंस तो अपनी जगह है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें तो अपनी जगह है, लेकिन इतिहास के सीक्वेंस को भी तो जानना जरूरी है, जानना जरूरी है या नहीं है? तो इसलिए कालक्रम को समझने के लिए बेहद जरूरी है कि हम एक एक टॉपिक को गहराई से पढ़ें। तो बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं कॉपर स्टोन एज चालकोलिथिक कल्चर, और हम इसमें क्या क्या समझेंगे ये देखिए। पहली बात है ताम्र पाषाण काल वास्तव में होता क्या है। चालकोलिथिक कल्चर का समय देख लीजिए प्यारे बच्चों आप, क्या होता है। चालकोलिथिक कल्चर का समय होता है बच्चों, चालकोलिथिक कल्चर का समय है 3000 BC से लेकर 1000 BC, इसका समय मिलता है बुक्स में। अच्छा बच्चों समय को लेकर मैंने बताया था आपको कल भी कि कुछ वेरिएशंस मिलते हैं किताबों में, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जिस समय की जिस टाइम डिवीजन की बात हम करेंगे बच्चों, वो टाइम डिवीजन या जो समय हम आपको बताएंगे इसका मतलब है कि वह समय बिल्कुल एकदम पूरे तरीके से सही होगा, और कई किताबों के आधार पर सर्वमान्य मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड होगा वो। तो बच्चों कॉपर स्टोन एज शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें यही जानना है कि वास्तव में कॉपर स्टोन एज है क्या। तो बच्चों सबसे पहले चर्चा करते हैं कॉपर स्टोन एज क्या है। जिस काल में, ध्यान से सुनिए बच्चों अब एक एक पॉइंट को, जिस काल में तांबे और पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था उस काल को कॉपर स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। कॉपर स्टोन टूल्स वर यूज्ड इन दिस एज, इस काल में कॉपर स्टोन टूल्स का प्रयोग किया जाता था। दूसरा पॉइंट बेटा हम लोगों का है, पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि कॉपर स्टोन
कॉपर और स्टोन दोनों के टूल्स का प्रयोग होता था। और दूसरे पॉइंट को समझ लीजिए, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चों, कॉपर स्टोन एज यानी कि चालकोलिथिक कल्चर जो है एक रूरल कल्चर के रूप में रही है, या रूरल कल्चर्स के रूप में रही है, एक ग्रामीण संस्कृति के रूप में रही है बच्चों। लेकिन यहाँ पर इस संस्कृति में यानी ताम्र पाषाण काल में हमें कई संस्कृतियां पढ़ने को मिलेगी बच्चों, कई संस्कृतियां अलग अलग हमें पढ़ने को मिलेगी। तो पहली बात, तांबे और पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था। दूसरी बात बच्चों, ग्रामीण संस्कृति थी, ग्रामीण विकास हो रहा था यहाँ पे, शहरी संस्कृति अभी आई नहीं है। 2500 BC में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलेगी बच्चों, जो पहली फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन होगी। तीसरा पॉइंट, सोसाइटी ऑफ दिस एज वाज मैट्रियार्कल, यानी कि इस सभ्यता का जो समाज था वह मात्र सत्तात्मक समाज था। इस युग का समाज मात्र सत्तात्मक था, यानी माता प्रधान समाज था। घरों में माताओं की सत्ता चलती थी प्यारे बच्चों, माताओं की और पत्नियों की सत्ता चलती थी। मैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब ये है। अरे आजकल किसकी सत्ता चलती है घरों में? आजकल भी तो पत्नियों की सत्ता चलती है बच्चों। तो और अब तो पत्नियों की सत्ता और ज़्यादा चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और पत्नियों का राज भी चल रहा है पूरे तरीके से घरों में बच्चों। और भाई महिला आजकल जो है ताकतवर हो रही है। समय के साथ महिलाएं बहुत ताकतवर हुई है बच्चों समाज में। प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति जैसी थी, मध्यकाल से बढ़कर और उसके बाद धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति बहुत कमजोर होती गई। लेकिन 1970 के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति काफी सुधर गई। और अब तो बच्चों, पहले महिलाओं पर क्या होता था? डोमेस्टिक वायलेंस हो जाती थी बच्चों, होती थी क्या? नहीं, बिल्कुल। और मैंने तो एक जगह ये भी पढ़ा था, पहले जैसे हेल्पलाइन सेंटर होते थे ना बच्चों पुरुषों के लिए, और जैसे पहले हेल्पलाइन सेंटर महिलाओं के लिए होते थे कि भाई कोई प्रॉब्लम हो गई, महिलाओं पर डोमेस्टिक वायलेंस हो गई, तो भाई वो शिकायत कर देती थी कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस कर दी, तो चलो पुलिस संभालेगी या यहाँ महिला आयोग में शिकायत करेगी। लेकिन बच्चों आजकल पुरुषों के लिए भी ऐसे सेंटर्स खुल गए हैं। और मैंने ऐसा ही एक सेंटर दिल्ली में द्वारका के पास देखा, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था बेटा, और उस पर लिखा हुआ था, घर में पत्नी सताए तो कृपया हमें भी बताए। जबरदस्त, घर में पत्नी सताए तो कृपया हमें भी बताए। तो बच्चों आजकल स्थिति थोड़ी सी इस तरीके की आ रही है, अब महिलाएं शक्तिशाली हो रही है, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों इस युग में समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था बच्चों, मात्र सत्तात्मक। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। तो 3 पॉइंट हमने जाने, वायलेंस कर देती है और वो भी कूट देती है पकड़कर पतियों को, और क्यों ना कूट जाए, उसे सदियों से कूटा जा रहा है भाई, महिलाओं को सदियों से कूटा जा रहा है। अब देखा नहीं था हमारे दादाजी क्या करते थे बच्चों? आपने देखा था दादाजी क्या करते थे? दादी जी से नमक ज्यादा हो गया सब्जी में, पता चल रहा है दादी जी कुट रही है। एक आध बालक हो गया, पहले बालक भी बहुत होते थे भाई, ठीक है, अब बालक बहुत होते थे तो एक आध खो ही जाता था, बालक हो गया, दादी जी कुट रही है। तो भाई अब ऐसी स्थिति नहीं है, अब स्थिति बदल गई है, अब दादाजी कुटते हुए मिल जाएंगे कई जगह। तो इसलिए जो है भाई संभल कर रहो, अब स्थिति बदल रही है। तो बच्चों सोसाइटी ऑफ दिस एज वाज मैट्रियार्कल, इस सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। तो कुल मिलाकर कॉपर स्टोन टूल्स, इस काल में पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग होता था। ताम्र पाषाण काल एक ग्रामीण संस्कृति थी और इस युग का समाज मात्र सत्तात्मक समाज था प्यारे बच्चों। तो ये 3 पॉइंट हमने जाने, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब जो आपके सामने ये जो स्लाइड आई है इसको ध्यान से समझिए। चालकोलिथिक कल्चर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि ताम्र पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, 3 संस्कृतियों में विभाजित किया जाता है। ताम्र पाषाण काल की भी 3 संस्कृतियां हैं बच्चों, और ये पहली संस्कृति है आहार संस्कृति प्यारे बच्चों, आहार संस्कृति पहली संस्कृति है। आहार संस्कृति 3000 ईसा पूर्व से 1500 BC तक आहार संस्कृति रही है। सोनी शर्मा आ गई, हेलो बेटा सोनी, हेलो। मालवा कल्चर दूसरी संस्कृति है, मालवा संस्कृति। मालवा की संस्कृति भी बच्चों हमें पढ़नी है, चालकोलिथिक कल्चर में ही आता है, और ये भी ग्रामीण संस्कृति थी। अच्छा बच्चों, आहार कल्चर कहां पर मिलती है? आहार कल्चर मिलती है राजस्थान में, मालवा मिलती है मध्य प्रदेश में, और जोरवे कल्चर मिलती है हमें महाराष्ट्र में, जोरवे संस्कृति। और इसका समय है 1400 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक का।
तो चालकोलिथिक कल्चर के अंतर्गत कितनी संस्कृतियां पढ़नी है बच्चों? 3 संस्कृतियां बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहली आहार संस्कृति, दूसरी मालवा की संस्कृति और तीसरी जोरवे की संस्कृति। आहार कल्चर, मालवा कल्चर एंड जोरवे कल्चर। सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों हम आहार कल्चर की। आहार कल्चर की बात करते हैं बेटा। आहार कल्चर क्या होता है? आहार संस्कृति 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक आहार कल्चर रहती है। और बच्चों देखो इसमें पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, दिस कल्चर वाज स्प्रेड ओवर राजस्थान। यह संस्कृति राजस्थान के ऊपर या राजस्थान में फैली हुई थी। आहार कल्चर वाज ऑल्सो नोन एज ताम्रवती। क्वेश्चन पूछा गया है कम से कम 3 से 4 बार स्टेट पीएससी में बच्चों, ताम्रवती किसे कहा जाता था? आहार कल्चर को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था प्यारे बच्चों, ताम्रवती। तांबे के बहुत सारे उपकरण यहां से मिले हैं। जैसा कि आपने पहले स्लाइड में जब आपने पहला फोटो देखा होगा, बहुत सारे उपकरण तांबे के हैं। ताम्रवती इसलिए कहा गया क्योंकि यहां से तांबे के उपकरण बहुत ज्यादा मिले हैं। यह संस्कृति राजस्थान में फैली हुई थी और इसे ताम्रवती के नाम से जाना जाता है, जिसको मैंने बच्चों हाईलाइट भी किया है। तो यहां पर ध्यान से देख लीजिए आप, आहार कल्चर पढ़ रहे हैं हम, सबसे पहली कल्चर पढ़ रहे हैं। आहार कल्चर में हमने पढ़ा कि कहां फैली हुई थी? राजस्थान में। क्या कहा जाता है इसे? ताम्रवती। इसके मुख्य स्थल बच्चों कौन कौन से थे? नंबर 1 आहार। आहार इसका पहला मुख्य स्थल था बच्चों राजस्थान में। दूसरा मुख्य स्थल था बच्चों इसका गिलुंद और तीसरा मुख्य स्थल था बच्चों इसका बालाथल बच्चों। बालाथल इसका राजनंद नहीं, कोई बात नहीं बेटा, बाद में भी देख सकते हो आप इसको, लेकिन लाइव है तो आप लोग रहते हो तो बड़ा आनंद आता है मुझे, मेरा उत्साह बढ़ता रहता है बेटा। लेकिन आप परेशान मत हो बेटा, बिल्कुल। मालवा कल्चर का समय बेटा बिल्कुल 1800 से 1300 है हम, लेकिन बेटा पहले हम पढ़ रहे हैं किसको? आहार कल्चर को पढ़ रहे हैं बच्चों, है ना। तो मेन साइट्स यानी कि मुख्य स्थल कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों इसके आहार कल्चर के? आहार, गिलुंद और बालाथल। ठीक है। जगन्नाथ, गुड इवनिंग बेटा, आई एम वेटिंग फॉर यू। गुड इवनिंग जगन्नाथ बेटा, राजस्थान से है बेटा, गुड इवनिंग। तो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि 3 संस्कृतियां जो है इसमें है, और ये 3 संस्कृतियां किस प्रकार हैं हम समझ लेते हैं। तो अब देख लेते हैं, हमने पहली बार पढ़ी किसको? हम लोगों ने पढ़ा आहार कल्चर को। अब हम देखेंगे कि आहार कल्चर में हमें गिलुंद से क्या मिलता है। वी फाउंड ब्रंट ब्रिक्स फ्रॉम गिलुंद, यानी गिलुंद से हमें क्या मिलते हैं? पकी हुई ईंटें मिलती है हमें, पकी हुई ईंटें मिलती है, जली हुई ईंटें मिलती है बच्चों। मालवा कल्चर की बात कर लेते हैं बेटा। बिल्कुल, आहार, गिलुंद, सोनी शर्मा साथ साथ याद भी करती रहती है, और ये बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। आहार, गिलुंद और बालाथल 3 मिले, और गिलुंद से हमें जली हुई ईंटें मिलती है। और ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है आपसे, यूपी पीसीएस में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। मालवा कल्चर की बात कर लेते हैं। दूसरी कल्चर है बच्चों मालवा कल्चर। मालवा कल्चर को भी थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं प्यारे बच्चों, और इसका समय है 1300 टू 1300 बीसी बच्चों, यानी कि 1800 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक इसका समय रहा है बच्चों। पहली बात, यह संस्कृति कहां फैली हुई थी? तो बच्चों हम समझेंगे कि यह संस्कृति कहां फैली हुई थी, हम समझ लेते हैं। यह संस्कृति मध्य प्रदेश में फैली हुई थी प्यारे बच्चों। मालवा कल्चर वाज फेमस फॉर इट्स यूनिक पोट्री, और बच्चों मालवा संस्कृति को उसकी यूनिक पोट्री के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है प्यारे बच्चों? यूनिक पोट्री, यानी कि जो मालवा के मृद भांड थे, जो पोट्री थी, जो वहां मृद भांड प्रयोग किए जाते थे बच्चों, जो बर्तन भांडे प्रयोग किए जाते थे, वो अपनी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थी। मालवा संस्कृति उन्हें बहुत अच्छा बनाती थी। तो मालवा कल्चर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहां इसकी पहचान क्यों है? जैसे आहार की पहचान थी ताम्रवती, इसकी है मृद भांड की विशेषता। इसके मुख्य साइट्स कौन कौन से हैं बच्चों? ये समझ लीजिए प्यारे बालको। इसके मुख्य स्थल है कायथा, एरन, नवदा टोली और नागदा। ये बच्चों इसके मुख्य स्थल है। नवदा टोली से अनाज के साक्ष्य प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चों हमें।
अनाज के ग्रेन के, एविडेंस ऑफ ग्रेन यानी अनाज के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो बच्चों क्या आप लोगों ने समझा इसे? आप लोगों ने इसे समझा कि मालवा कल्चर की क्या विशेषताएं हैं? पहली बात, यह संस्कृति मध्य प्रदेश में फैली हुई थी। दूसरी बात, यह अपनी मृद भांड के विशेषताओं के लिए जानी गई। तीसरी बात, इसके मुख्य स्थल थे कायथा, एरण और नवदा टोली और नागदा। प्यारे बच्चों ठीक है, बिल्कुल मध्य प्रदेश में बेटा मालवा, मध्य प्रदेश में सोनी। हाँ कायथा बेटा एक जगह का नाम है बेटा। ये सब ये जो है ना, देखो समझो 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 समझो, समझ नहीं पा रहे हो? अरे मेन साइट्स का मतलब है मुख्य स्थल। ये स्थानों के नाम है बेटा कायथा, एरण, नवदा टोली, नागदा, ये सब स्थानों के नाम है बच्चे। ठीक है बेटा। तो जिस प्रकार मालवा कल्चर में है ना ये सारे के सारे स्थान बेटा, मालवा कल्चर में देखो ये इतने साइट मिले हैं हमें मालवा कल्चर के बेटा, है ना, समझ रहे हो? हाँ तो देखो बेटा हम लोगों ने दो संस्कृतियों के बारे में जान लिया। अब हम लोगों को तीसरी संस्कृति पर चलना है प्यारे बच्चों, और हमारी तीसरी संस्कृति है जोरवे संस्कृति। और जो आपके सामने आ गया है ये रहा आपकी स्क्रीन पर जोरवे संस्कृति। और जोरवे संस्कृति 1400 बीसी से लेकर 900 बीसी तक का समय बच्चों महाराष्ट्र में फैली हुई थी। दो बात, मेन साइट्स कौन कौन से थे? पहली बात हरीश, थैंक यू बेटा हरीश, थैंक यू सो मच हरीश बेटा, थैंक यू सो मच। ये बातें मुझे बेहद प्रभावित करती है बेटा, और ये बातें दिल को छू जाती है, बेहद अच्छा। थैंक यू सो मच बेटा, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। पहली बार जोरवे कल्चर 1400 से लेकर 900 बीसी तक महाराष्ट्र में फैली हुई थी। और इसके कौन कौन से मुख्य स्थल थे बच्चों? कहाँ फैली हुई थी? महाराष्ट्र में। समय क्या था? ये बच्चों ठीक है। अब मेन साइट्स की बात कर लेते हैं बच्चों, फिर वही मुख्य स्थल की बात, घबराना नहीं है। जोरवे पहला मुख्य स्थल, नेवासा दूसरा मुख्य स्थल, दाइमाबाद तीसरा मुख्य स्थल, और इनाम गांव चौथा मुख्य स्थल। प्यारे बच्चों अब ध्यान से सुन लो मेरी बातों को, ध्यान से सुन लो। जोरवे महाराष्ट्र में, और यहाँ पर दैमाबाद से एलिफेंट, बुफेलो, हाथी के और भैंस के साक्ष्य मिले हैं बच्चों हमें। और दैमाबाद से तांबे का रथ मिला है बच्चों, तांबे का रथ। अरे दैमाबाद जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे ना प्यारे बच्चों, अभी 1-2 क्लास के बाद, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में दाइमाबाद जो है, दाइमाबाद प्यारे बच्चों हम लोगों को एक साइट मिलेगा जो मोस्ट साउदर्न साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा। तो इसलिए बच्चों दाइमाबाद यहाँ भी जोरवे कल्चर का एक साइट है। और दाइमाबाद से तांबे का रथ मिलता है बच्चों, तांबे का रथ मिलता है। इनाम गांव से ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण गांव के विकास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं बच्चों, विलेज के। अब इस कल्चर में क्या क्या है बच्चों, थोड़ी सी बात हम समझ लेते हैं कि इस कल्चर में हमें क्या क्या मिलता है। इन दिस कल्चर आफ्टर डेथ डेड बॉडी वाज बरीड विदाउट ए पार्ट ऑफ लेग, यानी कि इस संस्कृति में वयस्क व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पैर के निचले हिस्से को काटकर दफना दिया जाता था। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, इस संस्कृति में वयस्क व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पैर के निचले हिस्से को काटकर दफना दिया जाता था। नम्रता थैंक यू सो मच बेटा, नम्रता थैंक यू सो मच। रश्मि थैंक यू सो मच बेटा। और दाइमाबाद सोनी शर्मा साथ साथ में याद भी कर रही है। और बेटा बिल्कुल, और हम लोग समझेंगे भूपेश सिंह, नेम बताइएगा सर जी, मतलब बेटा नाम मेरा पूछ रहे हो क्या बेटा? आई एम मंजू कुमार बेटा, मैं मंजू कुमार हूँ, हिस्ट्री फैकल्टी। और या किसी और का तो नाम नहीं पूछ रहे हो बेटा? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैंने अपना बता दिया, कोई बात नहीं है। तो बेटा इस संस्कृति में क्या स्थिति थी? इस संस्कृति में वयस्क व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पैर के निचले हिस्से को काटकर दफना दिया जाता था। भाई भूत प्रेत के साये को माना जाता था बच्चों, भूत प्रेत के साये को, ठीक है। तो माना जाता था कि ये भूत ना बन जाए अगले जन्म में, अगले जन्म में भूत बन जाएगा तो समस्याएं खड़ी कर देगा। अब भाई भूत की तो बड़ी आपने देखा होगा आजकल तो जो है बड़ी जो है ये जो थ्रिलर मूवीज है बच्चों,
और इस तरीके की मूवीज़ तो बहुत ज़्यादा आ रही है। और भूतों से हर युग में मनुष्य डरता रहा है बच्चों, आज भी भूतों से लोग डरते हैं। और आप में से भी काफ़ी लोग बैठे होंगे जो भूतों से बहुत डरते हैं। भूतों से मत डरो बच्चों, बस क्या करो, भूतों से मत डरो, भूतों को समझो, भूतों को पकड़ लो किसी दिन यदि भूत दिख जाए तो, ठीक है। तो इन दिस कल्चर आफ्टर डेथ डेड बॉडी वाज बरीड, ये बिल्कुल यूनिक साक्ष्य है बच्चों, यूनिक साक्ष्य है बेटा ये बिल्कुल, कि निचले हिस्से को काट कर दफना दिया जाता था, ठीक है। सोनी शर्मा अब डर लगने लगेगा, भूत मत बन के दिखाइए, सोनी शर्मा भूत भी बन के दिखा रही है। हाँ बेटा, तो ये चीज़ है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं बेटा आगे के पॉइंट्स को भी। तो हम लोगों ने, अच्छा चलो थोड़ा सा यहाँ पे रुक के 1 मिनट बताओ मुझे एक बात, ठीक है। बिल्कुल, अंकुर भी पूरा एकदम भूत बन के दिखा रहा है। अंकुर भूत, तुम क्यूट भूत लग रहे हो, सोनी क्यूट भूत लग रहे हो आप बहुत। खैर बेटा, हम लोगों को समझना है, अब तक देखा हम लोगों ने, अब देखो, अब टेलीग्राम ग्रुप में बच्चों पीडीएफ की सुविधाएं की जाएगी, पहली बात तो ये, ठीक है। पीडीएफ की सुविधा टेलीग्राम ग्रुप में होगी, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। अब थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार बच्चों, आज हम लोगों ने टॉपिक कौन सा लिया, सबसे पहली बात समझ लीजिए आप। आगे बढ़ने से पहले, हम अगली स्लाइड पर चलने से पहले, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि हमने कौन सा टॉपिक उठाया, कॉपर स्टोन एज। जो बच्चे लेट आए हैं वो भी समझ लीजिए, 2 मिनट में रिवीजन करवाऊंगा बच्चों। देखो ना तुम कैसे 60% से 70% तुम्हें याद करवा के भेजता हूं मैं आज ही। ये टिपिकल टॉपिक माना जाता है बच्चों, ये चीजें याद नहीं होती है और जनरली बच्चे इन चीजों को पढ़ते नहीं है। हाँ देखो ध्यान से कैसे याद करवाते हुए चलता हूं मैं। अभी देखो, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कॉपर स्टोन एज पढ़ रहे हैं बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं ना। कॉपर स्टोन एज को क्या कहा जाता है, चालकोलिथिक कल्चर। चालकोलिथिक कल्चर की क्या 3 विशेषताएं थी। पहली विशेषता, यह मैट्रियार्कल यानी कि मात्र सत्तात्मक कल्चर थी। दूसरी विशेषता, ग्रामीण संस्कृति थी। तीसरी विशेषता, इसमें तांबे और पत्थरों के औजारों को प्रयोग किया जाता था प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर हमने लोगों ने जाना आहड़ संस्कृति को चालकोलिथिक कल्चर को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में। पहली कल्चर थी आहार कल्चर, दूसरी कल्चर थी मालवा कल्चर और तीसरी कल्चर थी प्यारे बच्चों जोरवे कल्चर, जिसको हम अभी समझ रहे हैं। तो हम लोगों ने समझा था कि आहड़ कल्चर जो है, आहड़ कल्चर राजस्थान में फैली हुई थी, मालवा कल्चर मध्य प्रदेश में और जोरवे कल्चर महाराष्ट्र में फैली हुई थी। और महाराष्ट्र से कौन कौन से साइट हमें प्राप्त हुए हैं प्यारे बच्चों, हमें ये भी देखना है। जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, इनाम गांव, ये सब चीजें हमें प्राप्त हुई है। हार्दिक थैंक यू बेटा, हार्दिक थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। आरव भी आज पहली बार दिखाई दे रहा है, थैंक यू आरव। तो बच्चों हम लोगों ने तीनों संस्कृतियों को डिटेल से पढ़ लिया है। अब हम मुख्य विशेषताओं की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और देखेंगे हम इन सब की मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही है। तो प्यारे बच्चों अगली स्लाइड पर चलते हैं हम लोग, और मेन फीचर्स ऑफ चालकोलिथिक कल्चर। चालकोलिथिक कल्चर की मुख्य विशेषताएं प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ा सा समझ लो। चालकोलिथिक कल्चर की मुख्य विशेषताएं, ठीक है बच्चों। तो ये कौन कौन सी विशेषताएं थी मुख्य, एक एक करके हम बात समझ लेते हैं। पहली विशेषता थी कि एक ग्रामीण संस्कृति थी, जो हम पहले भी आपको बता चुके, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। दूसरी विशेषता थी ताम्र पाषाण काल, मात्र सत्तात्मक समाज था यहाँ का, माताओं की सत्ता चलती थी। मैंने बता दिया था आपको, घर में पत्नी सताए तो कृपया हमें बताए, और माताओं की सत्ता आज भी खूंखार तरीके से चल रही है, अच्छी है, चलती रहे। अब देखिए यहाँ तीसरा, खरीफ की फसलें बच्चों, खरीफ एंड रबी बोथ क्रॉप्स। अब इसको थोड़ा सा समझ लो बच्चों, खरीफ एंड रबी बोथ क्रॉप्स वर कल्टीवेटेड इन दिस एज। इस काल में खरीफ और रबी दोनों की फसलों को उगाया जाता था। खरीफ की फसल और रबी की फसल के बारे में तो बच्चों आप जानते ही होंगे, है ना। तो हाँ बिल्कुल बेटा, हाथी के साक्ष्य भी मिले हैं। तो खरीफ और रबी की फसल यहाँ पर होती थी, और रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है बच्चों, खरीफ की फसल गर्मियों में बोई जाती है। और चौथा पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, बार्ले वाज
मेन क्रॉप, देयर मेन क्रॉप वाज बार्ले बच्चों, इनकी मुख्य फसल कौन सी थी? जौ। जौ बच्चों इनकी मुख्य फसल थी। और क्या आप लोग भूल गए, क्या आप लोग भूल गए कि हम लोग ने बताया था कि बार्ले वाज द फर्स्ट ग्रेन विच वाज यूज्ड बाय ह्यूमन? क्या आप भूल गए इस बात को? कल ही हम लोगों ने चर्चा की थी कि बार्ले पहला अनाज था जिसे मनुष्य ने प्रयोग किया था। पहली बार जो अनाज खाया मनुष्य ने प्यारे बच्चों, वो कौन सा था? बार्ले, जौ था प्यारे बच्चों, जौ। बिल्कुल बिल्कुल सही, अनुश्री को याद भी हो रहा है। और देखो एक बात और समझ लो, यहां पर मैंने 3 चीजें बताई थी कल। बार्ले पहला अनाज था, कॉपर पहली धातु थी, और डॉग पहला पशु था बच्चों जिसे पालतू बनाया गया था। हम लोगों ने इन सब बातों को समझा था। बिल्कुल बेटा, प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चंस है बेटा, वो भी हम कोशिश करेंगे। ऋतु, ऋतु कहाँ से मिलेंगे बेटा? बिल्कुल, अभी तो बेटा देखो ऐसा है ना, अभी तो खुल नहीं रही होगी। जब तक तो हम एक्सरसाइज करवाएंगे लॉकडाउन में, तो अभी कुछ चीज़ें मिलनी मुश्किल है। लेकिन बुक्स की दुकानें खुली हो तो मैं कुछ बुक्स आपको रेफर करूंगा 1-2 दिन में, जैसा कि मैंने बताया था। बिल्कुल एकदम। तो यहाँ पर 3 चीज़ें बताई थी बच्चों, है ना, बार्ले, कॉपर और ये। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं बच्चों हम लोग, और अगली विशेषताओं को भी समझ लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं रही है। अब बच्चों ध्यान से सुनते रहो, मैं विशेषताएं पूछूंगा आप सब लोगों से, कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं रही चालकोलिथिक की। हाँ, और ध्यान से सुन लेना, मैं ये भी पूछूंगा बच्चों, अब मैं ये भी पूछूंगा आप लोगों से कि चालकोलिथिक कल्चर में कौन कौन सी संस्कृतियां आती है। ठीक है, तो याद करना है आप लोगों को। अब देखो अगली स्लाइड पर बढ़ जाते हैं हम लोग। ध्यान देखो बेटा, 5वां पॉइंट है हमारा, कॉटन वाज प्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन दिस पीरियड, फर्स्ट इन दिस पीरियड। या आप ये कह लो कि इस काल में पहली बार कपास का प्रयोग किया गया, कॉटन का प्रयोग किया गया, कॉटन का उत्पादन किया गया। इंडस पीपल ने भी कपास का उत्पादन किया था, कॉटन का उत्पादन किया था बच्चों। और कुछ लोग ये मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस पीपल वर द फर्स्ट हु प्रोड्यूस्ड कॉटन इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे पहले कपास का उत्पादन इस सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था। लेकिन आप इस समय अवधि को जान लेंगे तो जानेंगे सिंधु सभ्यता के साथ ही ये भी अवधि थी, तो साथ साथ हुआ। इंडिया वाज, अच्छा बच्चों यहां पर थोड़ा सा ये सेंटेंस में थोड़ी सी हल्की सी गड़बड़ है बच्चों, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। मैं क्या बताने जा रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं कि इंडिया से पहले ग्रामीण संस्कृतियों का जो साक्ष्य हमें मिला है वो प्रायद्वीपीय भारत से मिला है बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत से मिला है, यानी पेनिनसुलर से मिला है बच्चों हमारी। और ये प्रायद्वीपीय भारत कौन सा, यानी कि दक्षिण भारत से पहली बार हमें ग्रामीण साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। और बच्चों झूम की खेती यहां पर होती थी, झूम खेती प्रचलित थी प्यारे बच्चों। कौन सी खेती प्रचलित थी? झूम खेती। अच्छा बच्चों यहां पर पहली बार एक और बात सुन लीजिए ध्यान से, पहली बार हमें बच्चों यहां पर किलेबंद बस्तियों की शुरुआत हुई। और किलेबंद बस्तियों की शुरुआत जो है वो हमें पहली बार इसी सभ्यता में प्राप्त होती है प्यारे बच्चों, इसी सभ्यता से हमें किलेबंद बस्तियां प्राप्त होती है। अब जैसे मान लीजिए कि कई जगह से किलेबंद बस्तियां मिली है बच्चों। अब किलेबंद बस्तियां क्या होती थी ये समझ लो आप पहले। किलेबंद बस्तियां क्या होती थी? क्या होता था बच्चों, चारों तरफ दीवार बनाए जाते थे ताकि गांव जो है उस दीवार उस दुर्ग के अंदर ही हो, बसा हुआ हो। तो ऐसी दुर्गीकरण हम देखते हैं बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन में। मुख्य रूप से हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में दुर्गीकरण की विशेषता देखेंगे बच्चों। तो आप ध्यान से समझेंगे कि किस तरीके से वहां बनाया जाता था। वहां जो है 4 दीवारों से नगर घिरा होता था। तो पहली बार बच्चों किलेबंद बस्तियां, यानी कि मनुष्य जंगली पशुओं से बचने के लिए, कुल मिलाकर मोटिव जो था हम वो बता देते हैं। मनुष्य जंगली पशुओं से बचने के लिए बच्चों क्या करते थे, अपने गांव या शहरों को चारों तरफ से दीवार से कवर कर लेते थे ताकि कोई पशु अंदर ना आ सके। बेबी बेटा आवाज तो मैं बहुत चिल्ला के बोल रहा हूं बेटा, मैंने तो आज आपको दोपहर में भी बोला था। हाँ, झूम मतलब राई का खेती नहीं बेटा, झूम मतलब
शिफ्टेड कल्चर, कल की क्लास में नहीं थे क्या सोनी बेटा? मतलब शिफ्ट कर करके कल्चर को बनाना, ठीक है, शिफ्ट कर करके कल्चर को बनाना बेटा। ये जो है शिफ्ट कर करके एग्रीकल्चर करना, सॉरी, शिफ्ट कर करके एग्रीकल्चर करना ही झूम फार्मिंग कहलाती है बेटा, है ना? हाँ हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता बेटा सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी और वहां पर पहली बार नगरीकरण दिखाई देता है हमें। तो बच्चों मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि पहली बार हमें मनुष्य ने एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने गांव को बसाने में पहली बार किलेबंदी का, दुर्गबंदी का प्रयोग किया था। बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम बहुत डिटेल से इन सारी चीज़ों को भी समझेंगे और भी डिटेल से समझेंगे कि किलेबंद बस्तियाँ वास्तव में होती क्या है और ये किस तरीके से बनाई जाती है। हम लोग बेहद डिटेल में जाकर चीज़ों को समझेंगे। हम एक एक करके बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली में हम लोग सोच रहे हैं कि हम एक एक करके, अच्छा वॉल्यूम ठीक है, वॉइस ठीक है, श्री ओम बता रहे हैं। अच्छा बेटा कभी कभी आप आपने फ़ोन को भी ठीक से कर लिया कीजिए, कभी कभी ईयरफोन लगा लिया कीजिए बच्चों। मैं बहुत बता ही रहा था आज दोपहर भी इस बात को 2 बजे वाली क्लास में कि मैं इतनी ज़ोर से बोलता हूँ बच्चों, इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ कि मेरे गले में भी दर्द हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को साउंड क्लियर आए इसकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ प्यारे बच्चों। और बात ये नहीं है कि चिल्लाकर बोलने से दिक्कत गले में हो जाएगी, बात ये भी है, मुझे डर भी लग रहा है आजकल कि कहीं आसपास के आकर लोग और मुझे ही इतिहास ना बना दे बच्चों। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इतिहास तो हम पढ़ेंगे ही, चाहे उसके लिए जो करना पड़ जाए। मैं आपसे रहूँगा जुड़कर बच्चों, हमेशा आपको पढ़ाता रहूँगा और बेहद अच्छे तरीके से पढ़ाता रहूँगा। तो बच्चों ये तो बात नहीं है, कोई आ जाए और देख लेंगे हम। और आज हम लोगों ने तो ध्यान से समझ लीजिए एक बार। अच्छा मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि हम लोग जानेंगे कि आप लोगों से मैं पूछूंगा कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और आप लोगों से मैं पूछूंगा कि चालकोलिथिक कल्चर को कितनी संस्कृतियों में विभाजित किया जाता है, चालकोलिथिक कल्चर के अंतर्गत कितनी संस्कृतियां हैं, हम इस बात को समझेंगे, है ना बेटा? तो अब देखो मैंने बताया था कि इसकी विशेषताएं, मैट्रियार्कल समाज था, रबी और खरीफ की फसल दोनों होती थी, कॉपर स्टोन एज के जो टूल्स थे, कॉपर स्टोन के टूल प्रयोग किए जाते थे, झूम खेती होती थी, कपास का उत्पादन पहली बार किया गया था। एक लाइन में बोल दो बच्चों। और आज ध्यान से सुन लो एक बात को, आप मैं बताना चाह रहा हूं, आप आज बेस्ट तरीका बता रहा हूं बच्चों आपको पढ़ने का, जो कभी खाली नहीं जाएगा आपको, जबरदस्त तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? और ये जबरदस्त तरीका क्या है? जैसे मैंने अभी विशेषताएं पढ़ाई हैं आपको बच्चों, आज मैंने पूरा लेक्चर दिया प्यारे बच्चों, आज आपको मैंने जोरवे कल्चर को बताया, मैंने मालवा कल्चर को बताया, मैंने आहड़ कल्चर को बताया, तो मैंने चालकोलिथिक कल्चर को बताया। कुल मिलाकर बात यह है, तो चालकोलिथिक कल्चर को जरा मेरी क्लास के बाद आज रात में सोते समय 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोच लेना, तुम सोच लेना आंखें बंद करके कि सर ने आज क्या पढ़ाया, और आंख बंद करके सो मत जाना। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये एक पता चलता है एक पावर नैप मार लेते हैं। अब ये कभी कभी पावर नैप का पावर नैपा बना देते हैं, घंटों तक चल जाती है इनकी नींद। अच्छा बगल में कोई आएगा घर वाला तो पूछेगा बेटा क्या कर रहे हो, किताब सामने रखी हुई है, तो ये पता है क्या बताएंगे? ये बताएंगे चिंतन कर रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों ऐसा मत कर देना, 10 मिनट के लिए आंखें बंद करना और फिर सोचना सर ने बताया था चालकोलिथिक कल्चर का समय क्या था, मन में सोचते जाना। और इस संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया? 3, आहड़ और मालवा और जोरवे। और इसको बच्चों याद करना दिमाग में कि आहड़ कहाँ है, मालवा कहाँ है और जोरवे कहाँ है, और इसके कौन कौन से साइट हमें मिले हैं। और बच्चों फिर इसकी विशेषताओं के बारे में देखना कि किसका कौन सा क्या विशेषताएं हैं। तो पावर नैपा नहीं लेना है प्यारे बच्चों, पावर नैपा नहीं लेना है, ठीक है? पावर नैप भी नहीं लेना है, चिंतन कर लेना है। अरे एक बार करके तो देखो ये चिंतन, तुम कमाल की चीज है चिंतन। यूपीएससी आधे समय में हो जाएगा बच्चों, यूपीपीसीएस आधे समय में हो जाएगा, पक्का लिख कर दे रहा हूं आप लोगों को। आप एक बार करके देखो थोड़ा सा चिंतन मनन, ऐसा याद रहेगा कि ऐसा। अच्छा बेटा रितु, सर अनअकैडमी में आपकी क्लास नहीं मिल रही, या अनअकैडमी में ही तो मिल रही है बेटा एक क्लास मेरी, या अनअकैडमी में ही तो है। अभी तो पढ़ाना शुरू किया है बेटा, मेरी 4-5 क्लास आई है
अभी तो लगातार क्लासेज का अंबार आएगा और एक से बढ़कर एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे बच्चों। हाँ बच्चों, तो हाँ, प्रियंका राघव ने बहुत अच्छी बात कही है। प्रियंका ने बताया है कि इससे आई रेस्ट भी मिलता है पढ़ते पढ़ते। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात। देखिए, आंखों की थकावट बहुत बड़ी थकावट होती है बच्चों, यहां से आपकी एनर्जी बहुत काफी लॉस होती है बच्चों। तो हाँ, आहार मालवा जोर, तो बच्चों आंखें बंद करोगे ना 10 मिनट के लिए, तो रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा और आईज को रेस्ट भी मिल जाएगा आपके। बात समझ रहे हो? अच्छा, अजय यादव कह रहे हैं कि सर जब घर वाले बताए तो आपको कैसे बताए? बता दिया करो बेटा, मुझे बता दिया करो, फोन कर दिया करो या फिर मैसेज कर दिया करो या फिर यहीं पर अनअकैडमी के मंच पर मुझे बता दिया करो। जब घर पे सताए तो बता दिया करो तुम बिल्कुल भी। और तो बच्चों फिर विशेषताओं को सोच लो आप। अच्छा बच्चों, हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक बार की, आप 5 मिनट बस मेरी बात को सुने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राहुल भारती, आहार जोरवे और मालवा, ये है सर, बिल्कुल गुड। और कई सारे लोगों ने बिल्कुल एकदम बताया है। भूपेश बोल रहा है पीडीएफ मिल सकता है क्या बेटा? मैंने बताया अभी टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी शेयर करूंगा आपसे, और मैं पीडीएफ के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेरे पीडीएफ आपको मिलेंगे। और हार्दिक, कि आरओ के फॉर्म को अलग से और एआरओ के फॉर्म को अलग से फिल करते हैं क्या बेटा? हाँ, आरओ और एआरओ के फॉर्म अलग अलग तो होते हैं, हालांकि एग्जाम तो एक ही होता है, लेकिन उसको आप थोड़ा सा डिटेल में जाकर देख लेना। मैं एक बार फॉर्म देख लूंगा बेटा, फिर मैं आपको इसके बारे में कल बता देता हूँ बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से। हाँ तो बेटा, मैं बात कर रहा था कि थोड़ा सा हम लोग देखो कैसे चले हैं, पहले इसको समझ लो थोड़ा सा। आहार कल्चर क्या है और मालवा कल्चर क्या है। पहले हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर हमने स्टोन एज को 3 भागों में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में बांटकर उसकी विशेषताओं को समझा। आज हमने पढ़ा चालकोलिथिक कल्चर, कोपर स्टोन एज, और उसको हमने 3 संस्कृतियों में बांटा, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति और प्यारे बच्चों जोरवे संस्कृति। और कल की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग समझने जा रहे हैं क्या, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। कल की क्लास में हम बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक समझने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन भारत को जानने के क्या क्या स्रोत होते हैं प्यारे बच्चों, हम ये जानने जा रहे हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को जानने के साथ साथ ही हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत कौन कौन से होते हैं ये हम जानेंगे। कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हम प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं बच्चों, प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ते हैं, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अभिलेखों से मिलती है, सिक्कों से मिलती है, मोनूमेंट से मिलती है, या फिर हमें जो है लिटरेरी सोर्सेज किताबों से मिलती है, या फिर हमें उन ग्रंथों से मिलती है जो विदेशी यात्रियों ने लिखे थे। तो बच्चों हमें कल की क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में जानना है। एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्स कैसे थे, उनकी क्या विशेषताएं थी, सिक्कों से हमें कैसी जानकारी मिलती है, अभिलेख क्या थे, उनसे हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है, धार्मिक पुस्तक कौन सी थी और अधार्मिक पुस्तक कौन सी थी, विदेशी यात्री कौन कौन भारत आए और किन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेज से बड़ी संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, बड़ी संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेफरेंस बुक राजीव पांडे बेटा, मैं बताऊंगा बेटा आपको, मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, सारे बच्चे थैंक यू बोल रहे हैं और थैंक यू सो मच बेटा। बाय, कल की क्लास में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिससे लगातार क्वेश्चंस आते हैं। और सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ये टॉपिक बच्चों हम लोगों ने आज कंप्लीट कर दिया है। अब हम सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री को समझेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और अनअकैडमी जो भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बच्चों, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और कल हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।